हेलो राकेश बद्रू सासिफ भाई भूमा भूमा भाई कैसे हो? एक सीरीज देखी मैंने भूमा भाई ने भोपा भाई थे कौन सी सीरीज बताश तुमको सीरीज नहीं पता बेटा जब नाम करना पड़ेगा तुम्हारा आज तुम्हारी छुट्टी करेंगे नमस्कार भाइयों मेरा दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा भाइयों आप सभी के साथ मिलकर हम लोग टेंस बहुत सारे भाई प्रोनाउंस बहुत सारी बातें पढ़ी हैं क्वेश्चन की साथ प्रैक्टिस करें टाइप वाइज मिक्स डिफरेंसेस भी हम समझें आइदर ईच वन में क्या फर्क है प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आखिर में उसके बाद एडवांस लेवल पर हम चलेंगे तो मैं इनको नहीं मार कर रहा हूं मिक्स डिफरेंसेस आपके साथ मिलकर समझते जा रहे हैं भाइयों और हम लोगों ने आपके साथ मिलकर पिछली क्लास में ये समझ लिया था कि भाई कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनकी ठीक बात हमें किसी भी तरह की जिनके बाद ठीक हमें किसी भी तरह की जरूरत नहीं है किसी भाई हमें किसी भी तरह के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है ठीक है महेंद्र दीपांशु रिपु बालकृष्ण रूपा बनी भाई कैसे हो मोनिका जी अच्छी शट चलिए थैंक यू भाई थैंक यू सो मच चलो भाई अब आप सभी सामने सवाल लेकर हम थोड़ा सा ध्यान से सवाल को पढ़ देखने की कोशिश करेंगे फिर बातें आगे लेके चलेंगे राखी प्रिपेयर्ड अ डिश राखी प्रिपेयर्ड yesterday राखी प्रिपेयर्ड herself a dish बेटा भाई सभी लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर मुझे बताओ इन सभी लिखे हुए वाक्यों में आपके हिसाब से क्या गड़बड़ है चलिए भाई नमस्ते हो गया भाई बालकृष्ण राजू हमें ज्योति नमस्कार हो गया सभी बच्चों की पढ़ाई ध्यान देंगे भाई फटाफट से आ जाएंगे और मेरे दिल के तार जोड़ देंगे चलिए फटाफट से जल्दी बताएं फटाफट से आओ दोस्तों चलिए देखो सवाल ध्यान से समझने का काम करते हैं हमारे सामने लिखे हुए किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है जो हमें जवाब देता है व्हाट या हूम से किसे जवाब देता है दोस्तों व्हाट या हूम से तो यानी वो वाक्य आपने सही है राखी ने क्या प्रिपेयर किया आपने कहा डिश तो क्या जवाब हमें मिल जाएगा इसके पास अपना ऑब्जेक्ट है और जब ऑब्जेक्ट के पास हमें मिल जाता है दोस्तों तो फिर यही है हमारी प्यारी सी कहानी हमारे पास ये वाक्य सही है लेकिन दूसरे वाक्य में राखी प्रिपेयर्ड व्हेन आप ये जवाब हमें दे रहे हो कब का यानी इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो राखी के मुताबिक किसी भी वर्ब के लिए हम लोगों को एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा बोलूंगा अगर किसी लिखे हुए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ मैं इस ऑब्जेक्ट को मम कर देता हूं अगर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ मिलता तब हम इस ऑब्जेक्ट के चक्कर को हटाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं बोलो जरा प्यार से हां है जी भाई साहब ठीक है बिल्कुल ठीक है भाई मेरी बात समझ आ गई बेटा इजी हो गया थैंक यू जी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं तो राखी दुआ है ये हमारी वर्ब है और ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ है तो आपको सिर्फ ये नंबर चेक कर रहा है इसका मतलब ये हो गया है हमारे सामने हम्मा 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 ए हम्मा हम्मा हमें ये समझ आ गया कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम क्या मानेंगे हम्मा हम कहेंगे सुपर फ्लॉस हो गया क्यों क्योंकि ये जो पहली बार मिले हम पे ये जब दिल मिल गए तुम पे ये जवानी धीरे धीरे दम मच ले रे सुपर फ्लॉस हो गया ठीक है भाई लेकिन दोस्तों इन दोनों सवालों की बात करोगे तो इन दोनों सवालों में एक अलग सी बात आती है ठीक है मैं आपके सामने हिंदी में वाक्य लिखता हूं एक वाक्य आप जब मेरे घर पर आएंगे ना आप जब मेरे घर पर आएंगे तब मैं आपके लिए चाय बनाऊंगा और आपके सामने वाक्य बोलूंगा मैंने यह चाय खुद बनाई है ठीक है ना जी आप मेरे घर पर आएंगे मैंने यह चाय खुद बनाई है ठीक है जी सारे भाई फटाफट से इसको देखने की कोशिश करेंगे भाई मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ठीक है शाबाश 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 नाइस 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 चलिए चलिए फटाफट से शाबाश वेरी गुड बहुत बढ़िया जी तो आप एक बात ये कहोगे सर आप कहोगे सर मैंने ये सब्जेक्ट है यह चाहे ऑब्जेक्ट बनाई है ये वर्ब है तो जब इसके पास ऑब्जेक्ट है ये खुद क्या कर रहा है इसके लिए तो मैं कहूंगा इस खुद से मैं क्या डाल रहा हूं जोड़ डाल रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं इस बात पर जोड़ डाल रहा हूं इस बात पर कि भाई साहब चाय यूं तो मैं हर किसी के लिए नहीं बनाता चाय यूं तो मैं हर किसी के लिए नहीं बनाता पर तुम जो आए जिंदगी में मैंने क्या कहा दीपक कैसे सीधे जाके यूट्यूब क्लास में पहले से लेना होगा डबल कैपिटल लेना नहीं उसके अलावा परेशान मत होना ठीक है ना तो कभी-कभी होता है कि किसी के वाक्य में हमारे सामने सब्जेक्ट है वर्ब है उसका लिखा ऑब्जेक्ट है और कभी-कभी हम इसी एक्शन पर जोड़ डालने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन बिल्कुल आखिर में टिका देते हैं या फिर इसी एम्फेटिक प्रोनाउन को या फिर इसी एम्फेटिक प्रोनाउन को हम लिखे हुए सेंटेंस में बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद टिका देते हैं ठीक है जी कई बार भाई जोड़ डालने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों तो राखी ने प्रिपेयर की है डिश बात तो ये होगी लेकिन ये जो हिंसा है ना ये इस वर्ब की जगह इस पर जोड़ डाल रही है तो इसी वजह से ये एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है राखी हर्सेल्फ प्रिपेयर्ड अ डिश भाई राखी हमारे सामने डुआ है हर्सेल्फ प्रिपेयर्ड अ डिश तो राखी हमारे सामने डुआ है ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है ये हर्सेल्फ इस डुआ के साथ मिलकर इस काम पर जोड़ डाल रहा है समझ में आ गया ठीक है अब एक बात आपको ध्यान से समझनी होगी मैं कहता था ना कि इनके बीच के जो माइनस डिफरेंसेस हैं क्या डिफरेंसेस हैं अगर ऑब्जेक्ट से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो सुपर फ्लॉस ऑब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं वो जोड़ डालने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन बनता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखा हुआ मिल जाए तो कायदे से वो सही होता है क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव नहीं एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है मेरी बात समझे बोलो हां कई भाई याद की बात सभी समझ में आ रही है चलो जल्दी बताओ मुझे ठीक है बेटा सारी जगह समझ में मत कहो आपकी समझ नहीं है हम नाराज हो जाएगा ठीक है हम नाराज हो जाएगा भाई तुमसे चलिए शाबाश बहुत ही बढ़िया ठीक है बेटा चलो अब ये बात हमें समझ में आ रही है अब थोड़ी सी कहानी को आगे लेके चलते हैं अगले टाइप के प्रोनाउन से हम मिलते हैं मेरे प्यारे नन्हे शिकारियों इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं बेटा क्या बात है बताओ जल्दी बताओ एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव कंफ्यूजन हो गया है क्लास को दोबारा से देखा सब समझ में आएगा ठीक है पटना में आपने नहीं मिला है सर आपको हो जाती है मैं माफी चाहूंगा बेटा ठीक है ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद लिखा मिल जाता है रिफ्लेक्सिव नहीं एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है आपके सामने ढांचा लिख दिया अगर नहीं समझ क्लास दोबारा से देख लेना बहुत सारी चीजें क्लास को दोबारा देखने से आपको समझ में आता है ठीक है आप समझिए है ना चलिए अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब समझ में आता है यानी कि कोई ऐसा शब्द जो नाउन की जगह आकर मैंने कहा नाउन की जगह आकर सवाल पूछने का काम करे क्या करे नाउन की जगह आकर सवाल पूछने का काम करे शुक्रिया शुक्रिया नाउन की माई समझ आ बेटा सवाल पूछने का काम करता है मेरे बच्चों इस दौर में आप भी शामिल हो जाएंगे फटाफट से इस दौर में दो शब्द आपके काम आने वाले हैं एक जिसे हम कहते हैं हु एक हम कहते हैं हूं ध्यान से समझना भाई इस हु या हूं की अगर हम हिंदी बात करें ना तो इसकी हिंदी निकल आती है कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं यूं करता हूं ये हिंदी निकलती है भाई ठीक है ये हिंदी निकलती है प्रोनाउन के एग्जांपल से नीदर ऑफ देम की जगह नन ऑफ देम का यूज हो सकता है नहीं बेटा ऐसे नहीं करना है अगर हमारे सामने नीदर के बाद यू लिखा हुआ है तो हम इसकी संख्या दो ही मानते हैं अगर देम लिखा है हम संख्या दो ही मानते हैं अगर नीदर के बाद हमारे सामने लिखा है ऑफ यू या ऑफ देम तो हम इसकी संख्या दो ही मानते हैं ठीक है अगर ये लिखा हुआ हो नीदर ऑफ द टू बॉयज तो बेटा यहां संख्या मेंशन कर देना सुपर फ्लॉस नहीं होता ठीक है भाई अब आ जाओ क्वेश्चन में ठीक है हु या हूं की जब भी हम बात करते हैं बच्चों तो ये हमेशा बताने की कोशिश करते हैं किसके बारे में आपको इंसान के बारे में किसके बारे में बताने का काम करते हैं इंसान के बारे में किसके बारे में बात कर रहे होते हैं बेटा इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं ठीक है जब इंसान की बात कर रहे होते हैं तो इनके बीच में खूबसूरत सा फर्क है मैं आपसे सवाल पूछूं मैंने आपसे छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सवाल पूछा ठीक है एक सवाल मैं पूछता हूं हु किल्ड बाहुबली बताओ जरा हमको बताओ जरा फटाफट से आप सुन कहां से सीखे हमने किसी से नहीं सीखा हमारा दिल जो कहता है वही हम गा देते हैं आपको बुरा लगता है हमको एक फर्क नहीं पड़ता ठीक है मैंने आपसे सवाल पूछा हु किल्ड बाहुबली जवाब दीजिएगा हमको फटाक से जवान से नहीं देगा हम बता रहे हैं सजा मुकर्रर की जाएगी चिन्नी बाबू आप कहोगे सर कटप्पा
आप लोगों के साथ कटप्पा किल्ड बाहुबली, ठीक है जी। अब जब आप इस लिखी हुई बात को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक नन्ही सी बात समझ आएगी मेरे बच्चे, इसका किल्ड बाहुबली यूं है, यानी कि इस लिखी हुई वर्ड का ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, इस लिखी हुई वर्ड का ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है। इसने एग्जैक्टली क्या किया है, हमें बताने का काम है। नेम ऑफ अ पर्सन वर्ड से पहले आया है तो ये क्या होगा अपने आप में सब्जेक्ट केस हो गया, वर्ड से पहले आया तो क्या होगा सब्जेक्ट केस हो गया। हाँ कि ना, बात समझ आ गई बेटा। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये अपने आप में कैसे प्रयोग होता है, वाक्य के सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, इसलिए ये हमेशा कैसे काम करता है, सब्जेक्ट केस की तरह काम करता है। शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है भाई, बात समझ आ गई भाई, ठीक है। तो भाई ये बात हमको समझ में आ रही है। एक तो सवाल और तुमसे पूछ रहे हैं हम, मैं पूछ रही है सवाल, हु टीचेस इंग्लिश हियर, हु टीचेस इंग्लिश हियर, कौन है वो तमीज जो यहाँ अंग्रेजी पढ़ाता है, बताओ जरा। हु टीचेस इंग्लिश हियर, नाम हमको बता दीजिए, छोड़ने वाली मैं उसको बताओ जरा। शेरानी किसी को नहीं मारा भाई, बताओ भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बताओ। आपने कहा इस हु को हटाकर ये हमने लिखा, बाकी ये पूरी पूरी जो कहानी है टीचर्स इंग्लिश हियर खत्म। बाकी ना तो हु किसको रिप्लेस करता है, इंग्लिश मतलब बोलना। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है भाई साहब। मैं भी नमकीन खा रही हूँ, क्या मालूम है मेरी लड़की तो खा रही हो, बताओ तुमको। अच्छा मेरे बच्चों, मैं आपसे सवाल छोटा सा बदल कर पूछूं। मैं अगर सवाल पूछूं, whom did Rama marry, भगवान श्री राम ने किन से शादी की, बताओ भाई, बताओ बताओ, भगवान श्री राम ने किन से शादी की, बताओ। आंसर बना देते हैं, यही बोलते भाई, डिड रामा मैरी, ये तो हमारे सामने यहाँ पर आ ही गया है। बात अगर हम करें whom की, तो whom का आंसर अगर हम देखने की कोशिश करें तो whom का आंसर नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है भाई। हाँ ना, सब्जेक्ट यहाँ वर्ब यहाँ वर्ब, इस पर्सन का अगर हम जिक्र करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट लिखा गया है, इसलिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट केस हो गया। क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट केस हो गया। यानी जब whom की हम बात करते हैं तो ये हमेशा यूज होता है कौन से केस में, ऑब्जेक्ट केस में। दो नन्हे नन्हे सवाल आपसे पूछ लेता हूँ फटाफट से, दो नन्हे नन्हे सवाल, ठीक है। एक सवाल कहा डज शी कॉल, बताओ who लिखेंगे या whom लिखेंगे, बेटा who या whom लिखेंगे फटाफट से, बताओ। यहाँ लिखा हुआ शी अपने नाम में सब्जेक्ट है, तो जिसे उसने फोन किया वो सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट केस के लिए whom। डिड अपने नाम में वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ताकि ना तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट की नाम का क्या लिखना होगा, who लिखना होगा। बात समझ में आ गई बेटा, बात ये हो गई बेटा, इजी हो गया, ठीक है बेटा। अब अगले सवाल पर आते हैं। इंटरोगेटिव परिणाम, इंटरोगेटिव परिणाम नहीं, एक और प्यारा सा नन्हा सा शब्द है जिसे हम कहते हैं which। जब हम इस which की बात करते हैं तो which का शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है, ठीक है जी, कौन सा, ठीक है जी। कभी कभी इसका अर्थ कौन भी निकलता है, कभी कभी इसका अर्थ कौन भी निकलता है। जब इस which की हम बात करते हैं तो ये हमें बताने का काम करता है किसी बारे में, एनिमल के बारे में। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आंसर दें इस सवाल का, who is our नेशनल बर्ड। एक सवाल आपसे पूछा है भाई, जवाब दीजिए फटाफट से, जल्दी बताइए बेटा, बताओ फटाफट से, बताओ बताओ। क्वेश्चन की बात पढ़ रहे हो भाई, हु नहीं, हम यहाँ पर which का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, हु नहीं का यूज करेंगे, which का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। हम इसी हु का एक तरह और प्रयोग करते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा which is our which is our नेशनल लास्ट बहुत कुछ है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ which is your car, ठीक है भाई। अब इस which का एक और अर्थ हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो क्या निकल कर आता है। जब हम क्या करते हैं, आप कहीं से पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट करते क्या होगा, इशारा करना। इशारा किसी इंसान की तरफ भी किया जा सकता है, किसी प्लेस की तरफ भी किया जा सकता है, किसी वस्तु की तरफ भी किया जा सकता है, किसी एनिमल की तरफ भी किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछ लेता हूँ, मैंने कहा who of the following teaches best, ठीक है। चॉइस आप सभी के सामने है, पहली चॉइस गगन सर, दूसरा चॉइस आप सभी के सामने है राकेश सर, तीसरी चॉइस आप सभी के सामने लिख दी मैंने पीयूष सर, चौथी चॉइस मैंने आप सभी के सामने लिख दी, क्या चॉइस लिखूं चौथी, चलो भाई आंसर बताओ फटाफट से, आंसर बताओ फटाफट से। आओ सवाल ध्यान से सुनना। आप इनमें से किसी का भी चुनाव नहीं कर सकते क्योंकि सभी के सभी नाम बेहतरीन है, सिर्फ सवाल गलत पूछा था मैंने, उसको आपको ठीक करना है, राइट भाई, है ना, बात समझ में आ गई बेटा। चलिए भाई, तो आप यहाँ किसी का भी नाम डालोगे भाई, उससे नहीं फर्क पड़ता, क्वेश्चन आपको ठीक करना, ठीक है। अब भाई इसी लड़ाई में एक और खूबसूरत सा सवाल हमारे सामने पैदा होगा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैंने आपसे सवाल पूछा हु इज योर फादर, फिर मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट इज योर फादर, ठीक है भाई। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे, व्हिच इज योर फादर। मैंने आपसे तीन सवाल पूछे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों के तीनों सवालों में किसी सवाल का जवाब है, आप इशारा करके बता रहे हैं किसी इंसान की तरफ, किसी सवाल का जवाब हो सकता है आप सिर्फ नाम बता रहे हैं किसी इंसान में, आप बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी इंसान का प्रोफेशन क्या है। चलो भाई मुझे एक बार आंसर से बताने की कोशिश करें, जल्दी बताएं, जल्दी से नाम लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत होगी बेटा, मेरे छोटे भाई हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत होगी। मैं तो इस बात को देख के आपके दिमाग में कितनी गंदी भरी पड़ी है, हैं? लेकिन टीचर परिवार की तरफ से रहता है बेटा, इन आप सोचते कितनी गंदी भरी पड़ी है, ऐसा नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते, आप जल्दी से नाम लिख देते हैं। मैंने किसी भी इंसान का टीचर का नाम लिखा, हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, बताओ लोग पढ़ाते हैं, अबे उनके तुम तुझे नहीं पता क्या लिखा ऑनर हूं मैं, तुम्हें पता नहीं है कितना गंदी भरी पड़ी दिमाग में, फिर कैसे मेरा नाम लिख देते हैं। यही है वो लोग जो इधर से तुलना करने में ही व्यस्त हैं बेटा, कहीं घूम लो, दूसरा भोपाल बनना नहीं है आपको, ठीक है। एक ही सैंपल बना के भगवान ने भेजा जो अपने आप में अद्भुत है। तो बेटा तीनों को मैच करेंगे, हुसे हमें पता चला है नाम के बारे में, व्हाट से हमें पता चला है सामने वाला प्रोफेशन क्या है, और विच से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो वर्ड भी अपने आप में इंटरप्रेटिव प्रोनाउन है जो हमें बताने की कोशिश करता है क्या चीज, इसका अर्थ होता है विच थिंग, कौन सी वस्तु, या फिर क्या है किसी चीज के कॉन्सेप्ट, या है क्या किसी चीज की हमें जानने की कोशिश करनी है, एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई जब हम किसी चीज की एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज के बारे में आप सवाल पूछना चाहें तो मैंने कहा व्हाट इज योर डेली रूटीन, तो आप अपना डेली रूटीन मुझे बता सकते हैं, आप क्या करते हैं क्या पढ़ते हैं क्या सोते हैं whatever, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, किसी भी चीज का आप पूछ रहे हैं, कोई चीज का रीजन पूछ रहे हैं, समझ बेटा, करेक्ट है। चलिए बेटा ये भी बात हमारे सामने समझ में आ गई।
चलिए आगे। तो बेटा ये जो हम लोग प्रोनाउन की बात समझी इंटरोगेटिव्स की, इन सभी इंटरोगेटिव्स का बहुत ही खूबसूरत सा रोल हमें पढ़ने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या भाई, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है भाई। अब भाई रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं, जिसे रिलेटिव प्रोनाउन हम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, पहले बताओ भाई रिलेटिव क्या होता है। सारा प्रोनाउन एक तरफ और रिलेटिव प्रोनाउन एक तरफ, थोड़ा सा ध्यान से कहना, समझना। मैंने कहा सारा का सारा प्रोनाउन एक तरफ, मतलब सारे प्रोनाउन की कहानी एक तरफ और रिलेटिव प्रोनाउन की कहानी एक तरफ। ये अपने आप में बहुत पेचीदा सुंदर खूबसूरत है। चलो पहले डेफिनेशन के साथ लिखने की कोशिश करेंगे। ये एक शब्द होता है which refers to, जो बताता है, which refers to the noun or pronoun which is used before it। एक बार सारे चीज डेफिनेशन को पढ़ के देखेंगे, अगर आपका मन करे तो जरा लिख कर भी दिखा दीजिएगा साथ साथ। शाबाश मुझे बेटा, ऐसे ही साथ साथ लिखते हुए चला करेंगे, बहुत अच्छा, इंप्रूवमेंट आपको फील होगा। ठीक है जी। ये एक ऐसा शब्द होता है जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को, जब इसको हम टेक्निकल बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है भाई। अब ऐसी सिचुएशन में सेंटेंस लिखूंगा तभी हमें ये बात बहुत खूबसूरत तरीके से समझ आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने कहा, क्या कहा, कुछ नहीं कहा, ठीक है, मैंने कहा आई नो राधा हु कैन डांस वेल। ठीक है बेटा। अब देखो भाई ध्यान से इसको देखने की कोशिश करना। आप सभी के सामने प्यार से सवाल मैंने लिखा है, इस सवाल को ध्यान से देखते हैं, खूबसूरती से इसको समझने का काम करते हैं। तो भाई एक एक शब्द को, सर ये हमारे सामने सब्जेक्ट है, आप सभी लोग जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन है ये हमारा, ठीक है भाई। ये हमारे सामने एक वर्ब है और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है जो कि अपना नाउन है, ठीक है जी। अब इस हु को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सवाल पूछने का काम नहीं कर रहा है। एक्जेक्टली यहाँ पर ये जो है ना, ये किसी जानकारी दे रहा है इस राधा की, जिसके बारे में आगे ये सारा बातें बताया गया है। बोलो हाँ, बात समझ में आ रही है बेटा? करेक्ट है बेटा। किसी ने क्लासेस नहीं देख पाए तो क्लासेस का बैकलॉग पूरा कर लो, ठीक है जी। ओके। अब बेटा इस सवाल की हम अगर ध्यान से बात को समझने का काम करें तो हमें एक बात समझ में आई कि रिलेटिव प्रोनाउन एक्जेक्टली क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो रिलेट करने का काम करता है, किसको, अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को, और इसी के बारे में हमें आगे कुछ बताया जाता है। इसी की वजह से हम क्या नाम देते हैं इसको, इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या नाम देते हैं इसको हम, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये होगी हमारे सामने पहली बात। ठीक है। अब यहाँ से दूसरी बात हमें समझ में आती है। क्या बात समझ में आती है? आप लोग ध्यान से हम देखने का काम करें तो हमें समझ में आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम ये हु कर रहा है। इसीलिए कुछ विचारक इसी को रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको कुछ महारथी जो कहते हैं, इसी को रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। रिलेटिव कंजंक्शन नहीं तो इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, रिलेटिव कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर ध्यान से देखने पर हमें ये बात याद आ रही है, क्या ये तो पूरा जो वाक्य है इसके साथ ये हो चुका हुआ है। अरे भाई बोलो जरा प्यार से हाँ, ठीक है भाई। जब ये सारा का सारा इसके साथ जुड़ा हुआ है तो कुछ विचारक इसी चीज को रिलेटिव क्लॉज के नाम से जानते हैं, या फिर रिलेटिव क्लॉज की वजह से ही इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई साहब। एक ही बात में तीन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक ही बात में तीन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली बात में क्या समझ में, पहली बात में बच्चों हम लोगों को समझ में आई, सबसे पहली बात में समझ में आई क्या कि गुरुजी ये लिखे दोनों के दोनों अलग-अलग वाक्य हैं जिसमें वो रिलेट कर रहा है राधा के बारे में, जिसके बारे में सब कुछ बताया गया। इसी की वजह से हमने इसे रिलेटिव प्रोनाउन का नाम दिया। ठीक है ना। फिर हमें समझ में आया कि जब ये सारा का सारा इस लिखे हुए वाक्य के साथ रिलेट किया जा रहा है तो इसी को जोड़ने का काम कर रहा है रिलेटिव कंजंक्शन। क्या काम कर रहा है भाई, रिलेटिव कंजंक्शन। अरे भाई बोलो हाँ। अब रिलेटिव कंजंक्शन के बाद अगली बात हमें समझ में आई कि गुरुजी ये सारा का सारा रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है, इसी की वजह से हम रिलेटिव क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। बात समझ में आ रही है भाई, बोलो हाँ। करेक्ट है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली बात हमें समझ में आ गई है तो मेरे बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन के परिवार से मिलने के लिए अब तैयार हो जाओ भाई। रिलेटिव प्रोनाउन के परिवार में सबसे पहले हम लड़ाई लड़ने वाले हैं हु और हुम के बीच। सबसे पहले लड़ाई लड़ने वाले हैं हु और हुम के बीच। ये बात हमें अच्छे से पता है कि वो और हुम दोनों का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है, दोनों के लिए, पर्सन के लिए, इंसान के लिए जिक्र होता है। ठीक है, पहली बात तो हमें समझ में आ गई। इस हु का जिक्र हम करते हैं सब्जेक्टिव केस के लिए, इस हुम का जिक्र हम करते हैं किसके लिए, ऑब्जेक्टिव केस के लिए। हां जी बाबू, बात समझ में आ गई। हां जी बाबू, बात समझ में आ गई। करेक्ट हो गया। अरे प्यार से बोलो हाँ। ठीक है भाई, चलो भाई ये वाली बात हमें समझ में आ गई है। तो मैं आपके सामने पहले बेसिक सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है, बेसिक सेंटेंस लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, ये आखिरी शब्द लिखा इमेजरी। इमेजरी एक अलंकार होता है। इमेजरी एक अलंकार होता है जिसका मतलब होता है जब हम किसी की इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं। ठीक है भाई। क्या सवाल आप सभी के सामने लिखेंगे, फटाफट से चारों सवालों को पढ़ के लिखेंगे दोस्तों। यस कहेंगे, फिर मैं आप लोगों को इसकी कहानी को ध्यान से समझाने में मदद करूंगा। चलिए अब इन सवालों को ध्यान से देखने का आपको सवाल सारे सेंटेंसेस अलग-अलग लिखे हैं। ठीक है जी। जब तक ये सेंटेंसेस अलग-अलग लिखे तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इन अलग-अलग सेंटेंसेस को जब हम आपस में जोड़ेंगे तभी तो रिलेटिव प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कांसेप्ट पर पूरी तरह से ध्यान देना। किरण सॉ अ बॉय, ही वाज क्राइंग। मैं जिस बॉय की यहां बात कर रहा हूं उसी के लिए क्या यूज हुआ है ही अपने आप में क्या है, इंसान के लिए यूज होने वाला शब्द सब्जेक्टिव केस। मैं इसी को यहां से हटाकर इन लिखे हुए दोनों वाक्य को सब्जेक्टिव केस के लिए हु के साथ जोड़ सकता हूं। तो हमारे सामने क्या वाक्य बन गया है भाई, हमारे सामने वाक्य बन गया किरण सॉ अ बॉय हु वाज क्राइंग। ठीक है, किरण ने एक लड़के को देखा जो रो रहा था, इजी हो गया। ठीक है, अगले वाक्य की बात करते हैं, कोमल हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, ही वांटेड टू क्रॉस द रोड। कोमल ने मदद की एक आदमी की, इसी आदमी के लिए यहां ही यूज हुआ है। सब्जेक्टिव केस को हटाकर नेम ऑफ अ पर्सन के लिए हम क्या यूज कर डालेंगे, यूज कर डालेंगे। इजी हो गया दोस्तों। अगला सवाल हमारे सामने लिखा है एलियट वाज अ पोएट, द यूके लव्ड हिम। पोएट के लिए हिम का यूज हुआ है। इस हिम ऑब्जेक्टिव केस को हटाकर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए मैंने हुम लगा दिया, बात खत्म। बोलो हां। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नमन सोल्ड हर, द वार्डन स्टॉप्ड हर एट द गेट। मैं जिस हर की बात कर रहा हूं वही हर यहां है। इस वर्ड का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस नेम ऑफ अ पर्सन के लिए मैं क्या जोड़ दिया, हुम जोड़ दिया। लो भाई हमारा सेंटेंस जुड़ गया। हिंदी निकालनी है, नमन ने उस लड़की को डांटा जिसे वार्डन ने रोक दिया था गेट पर। बात समझ आ गई। अरे बोलो हां। ठीक है, अब इस पॉइंट पर दूसरे हम चलने की कोशिश करें तो मेरे दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के बेसिस पर हमारी ट्रिक्स बनती है। ट्रिक्स क्या बनती है भाई, सबसे पहले ट्रिक ये बनती है कि लिखे हुए दो वाक्यों के बीच, लेडीज एंड जेंटलमैन, लिखे हुए दो वाक्यों के बीच अब ट्रिक बनाने का टाइम आ गया भाई, ध्यान दीजिएगा। अब ट्रिक बनाने का टाइम आ गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है ना। हां, अब ये खेल बड़ा मजेदार लगने वाला है। हमें बात ये समझना है कि लिखे हुए दो वाक्यों में हम हु का यूज करते हैं किसमें, सब्जेक्टिव केस में, है ना। हु बताने की कोशिश करता है किसके बारे में, नेम ऑफ अ पर्सन के बारे में। किसके बारे में बताता है दोस्तों, नेम ऑफ अ पर्सन। यानी कि इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आए वो किसकी बात करें, इंसान की बात करें। किसकी बात करें, नेम। वार्डन का मतलब होता है, वार्डन का मतलब नहीं पता, ठीक है भाई। कभी किसी पीजी में, कभी किसी हॉस्टल में रहे हो तो वार्डन छोड़ा जाता है जो देख रेख करता है। तो बेटा इस सब्जेक्ट केस के ठीक बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। लेकिन जब हम हुम की बात करते हैं तो हुम अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस हुआ, भले ही ये अपने से पहले आए शब्द की बात करें तो नेम ऑफ पर्सन हमें चाहिए, बोलो हां। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसी की वजह से इसके बाद वर्ब नहीं, हमें देखने को चाहिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले वाक्य में कोई जिक्र नहीं हो। करेक्ट है। बात समझ आ गई बेटा, बात समझ आ गई बेटा, बोलो हां। ठीक है, अब आप इन दोनों ट्रिक्स को इन सेंटेंस पर ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों ट्रिक्स सेंटेंस पर ध्यान से देखना भाई। क्या है हमारे सामने, सर यहां पर बॉय के साथ हुम लिया किया, आगे आगे क्या हेल्पिंग वर्ब। सर ओल्ड मैन को हमने हुम के साथ लिया किया, आगे देखने को मिली क्या चीज, मेन वर्ब। हुम से पहले नेम ऑफ पर्सन देखने को मिला, आगे क्या मिला, डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसका पहले वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। हमने हुम से पहले देखा क्या, नेम ऑफ पर्सन, इसके बाद आगे क्या देखा, वार्डन, यानी कि क्या एक डिफरेंट सब्जेक्ट। लॉजिक सारी समझ आ गई बेटा, लॉजिक सारी समझ आ गई बेटा। अरे भाई बोलो हां। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आ गई। अरे बोलो हां। करेक्ट हो गया। अब बच्चों यहाँ तक की बात समझ में आई, ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात आप सभी को पता है, एक बात आप सभी को पता है, अगर मैं कहता हूँ एक तरफ मैंने कहा आपके सामने अ बुक, ठीक है ना जी, एक बात मैंने आपको कहा अ बुक, तो इस अ लगाने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक किताब
मैं आपको एक बात कहता हूं, मुझे एक किताब दो तो आप मुझे कौन सी किताब, किताब कोई भी हो सकती है, इंग्लिश एक्ट में हो सकती है, वोकैबुलरी हो सकती है, मैथ्स की हो सकती है, रीजनिंग की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी भी नाउन से पहले, मैं लिखा हूं, मुझे ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज करते हैं तो ये हमेशा हमें बताने का काम करता है, फूफा जी बता रहे हैं जनरल सेंस, क्या बता रहे हैं जनरल सेंस, साधारण सी हमें बात बताता है, इसका मतलब कोई भी, इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी। अरे भाई बोलो, हाँ ठीक है भाई, हाँ कि ना, करेक्ट हो गया, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता भाई मुझे वो किताब दो जो मैंने परसों तुम्हें दी थी, आपको वो किताब तो अपने आप में क्या हो गई है, स्पेसिफिक हो गई है, स्पेसिफिक मतलब होता है खास किताब जिसका जिक्र आपने किया है, जिसका जिक्र आपने किया है। अरे बोलो हाँ, तो इस बात का मतलब मुझे क्या समझ में आ गया, इस बात का मतलब मुझे समझ में आ गया मेरे प्यारे से भाई, ध्यान से समझना, इसका ध्यान अभी भी नहीं है, वो जाग जाओ, होश में आ जाओ, ध्यान से देखना भाई। किरण ने एक लड़के को देखा, लड़का सामान्य था, कोई भी था, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ एक रिलेटिव क्लोज जोड़ दिया तो ये लड़का तो खास हो गया जो बोल रहा था, तो इस एक को हटाकर हम क्या लगा देंगे, लगा देंगे, बोलो हाँ करेक्ट हो गया, बात समझ में आ गई, करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं, कोमल ने एक बुजुर्ग की मदद की, होगा कोई भी बुजुर्ग, लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ एक रिलेटिव क्लॉज जोड़ दिया तो ये बुजुर्ग स्पेसिफिक हो जाता है, हम इसे एन को हटाकर लगा देते हैं, ठीक है करेक्ट हो गया भाई, हाँ कि ना। अगला सवाल देखते हैं, एलियट वाज अ पोएट, होगा कोई पोएट, हमें तो नहीं सुना सकता है ना, लेकिन जब इसके साथ मैंने आपके सामने ये रिलेटिव क्लॉज जोड़ दिया तो आपको ये सामान्य नहीं रहा, ये स्पेसिफिक हो गया है, बात समझ में आ गई भाई। तो यहां से हमारी एक प्यारी सी मैंने और तैयार हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, रोबोटिक क्या है, अगर हम किसी भी लिखे हुए वाक्य में हु की बात कर लें चाहे हूं की बात कर लें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका डिफरेंस समझ आ गया है तो मेरे बच्चों, हम इससे पहले लिखे हुए सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ध्यान रखते हैं, जैसे इससे पहले ये वाले फूफा जी के बच्चे नहीं आएंगे, अगले वाले फूफा जी आएंगे जो इसे क्या बना देते हैं, स्पेसिफिक बना देते हैं, क्या बना देते हैं भाई, स्पेसिफिक बना देते हैं। अरे बोलो हाँ, यहां तक बात समझ आ गई दोस्तों, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है दोस्तों, बताओ प्यार से, ठीक है भाई, ओके। अब ध्यान से एक चीज और समझना, ध्यान से एक चीज और समझना, एक छोटी सी बात समझना, देखो भाई, दो लिखे हुए वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, आपको बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन, क्या करता है बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी हम यहां पर नोन या पोपो यूज करते हैं, मैंने कहा जो भी हम नोन या पोपो यूज करते हैं, यानी जो भी हम लोग नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, बात समझ रहे हैं, तो नाउन या प्रोनाउन हम यूज करते हैं, तो नाउन या प्रोनाउन यूज हम के लिए करते हैं तो इस तरह एक नाम रख देते हैं, अब दोस्तों इसका नामकरण कर देते हैं, ये जो नोन या पोपो हम यूज करते हैं इसको हम कह देते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट को हिंदी में हम कहते हैं पूर्व पद, क्या कहते हैं पूर्व पद, यानी कि जो शब्द पहले लिखा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम पूर्व पद। सेकंड हां भाई, सेकंड ठीक है भाई, पढ़ ले लो कि नहीं पढ़ ले लो बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है यूज मुझे माफ कर दो, ठीक है आपके कमेंट्स देख के समझ में कहां पढ़ना चाहते हो, टाइम पास करो, माफ कर दो, याद बात समझ बेटा, करेक्ट है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और ट्रिक्स बनेंगी, चलो पहले इनकी मिसलेनियस प्रैक्टिस आप लोगों को कराता हूं भाई साहब, 5 सवाल दे रहा हूं, थोड़े से तगड़े हो जाओ, ठीक है। चलो तो फटाफट से क्वेश्चन भाई आ जाओ, सवाल लिख रहा हूं अपने हु और हूं को जचाकर दिखाएं फटाफट से, लेडीज एंड झगड़ास, ठीक है जी, आओ। सवालों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए प्लीज। इंट्रूडर हम कहते हैं घुसपैठिया, जो बिना परमिशन कहीं पर एंट्री कर लेता है, जो बिना परमिशन कहीं पर एंट्री कर लेता है, ठीक है जी बेटा। एंटीसीडेंट के कई जगह पर अलग अलग कॉन्सेप्ट बनते हैं प्रदीप भाई, ठीक है जी। चलिए भाई थोड़ा समझ के बनाना, जल्दी करना, समझ के क्वेश्चन आंसर देना। आओ मेरे भाइयों, कहानी को समझने का काम करते हैं, ठीक है, कहानी को ध्यान से समझने का काम करते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल है ये, बिल्कुल ट्रिक लगाकर सोल्व करेंगे। ही कॉल्ड हर, एंटीसीडेंट क्या है आपको सब नेम ऑफ अ पर्सन, आगे लिखिए वर्ब और ये कहानी पूरी लिखी है, सब्जेक्ट केस के नाम पर हमने कुछ कर दिया। मोनिका विल गाइड देम, जैसे हमने सवाल को ध्यान से देखा, इस देम को देखा, नेम ऑफ अ पर्सन, आगे डिफरेंट सब्जेक्ट ये इसकी वर्ब लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव केस होने की वजह से हूं हमने लगा दिया। देव हैज इन्फॉर्म्ड हिम, नेम ऑफ अ पर्सन को रिलेट कर रहे हैं, आगे लिखा है आई थिंक डज नॉट नो अबाउट द क्लास। अब ये सवाल अपने आप में दगाबाज रे, ये सवाल अपने आप में दगाबाज रे, कैसे दगाबाज कर रहा है ये, ध्यान से इसको समझना। मेरे बच्चों के सवाल को ध्यान से देखेंगे, आज तक हमने ऐसा वाक्य नहीं पढ़ा जिसमें किसी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी हो, फिर वर्ब लिखी हो, अरे हां दगाबाज मैंने इसको बोला। अगर मेरे नन्हे भाइयों मैं इस आई थिंक को यहां से उठाकर, अगर मैं इसे यहां से उठाकर वाक्य की शुरुआत में पढूं तो क्या कहोगे आप, इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक देव हैज इन्फॉर्म्ड हिम, आगे लिखा है डज नॉट नो अबाउट द क्लास। अब यहां क्या लिखोगे आप, वैसे तो यहां पर लिखने का काम करेंगे, बोलो हां। अगर मान लो इसी आई थिंक को यहां से उठाकर मैं वाक्य के आखिर में पढूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, देव हैज इन्फॉर्म्ड हिम डज नॉट नो अबाउट द क्लास आई थिंक, ठीक है। अब अगर इसी लिखे वाक्य में लेडीज एंड जेंटल्स, अगर मैं इस आई थिंक को यहां से हटा ही दूं तो वाक्य की सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है, बताओ, अरे बताओ। आपको तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया, इस आई थिंक का इस वाक्य से कोई लेना देना नहीं है, इस लिखी हुई वर्ब को हमें सब्जेक्ट देना है नेम ऑफ अ पर्सन के लिए, और इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। हां जी बाबू बात समझ आ गई। अगर ये बात समझ आ गई तो एक और हम इधर लिख देंगे है, और ट्रिक का भैया, कभी-कभी लिखे हुए दो सेंटेंसेस के बीच हम लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, कभी-कभी लिखे हुए दो सेंटेंसेस के बीच हम लोगों को कभी-कभी ऐसा कोई वाक्य देखने को मिलता है, आई थिंक, वी फील, दे सेड, दे फाउंड, वी बिलीव, कभी-कभी हम लोगों को वाक्य के बीच ऐसे कुछ वाक्य देखने को मिल जाते हैं जिसका हकीकत में वाक्य से कोई लेना देना नहीं है। यहां हमें समझ में आता है कि हम इसके लिए यूज करते हैं हु को, क्योंकि आगे जो इससे पहले लिखा है नेम ऑफ अ पर्सन लिखा है, और इस हु का लेना देना आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब से होता है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का सब्जेक्ट बनता है, इसी वजह से हम लोगों को यहां का लिखे हुई है, हु लिखे हुई है। एक बार जरा फटाफट से अपनी नजर तेज करो बाजीराव मस्तानी की तरफ से, फटाफट से बाजीराव की तरफ से एक बार अपनी मस्तानी वाली ढूंढ के दो सेंटेंसेस में क्या आप चिपकाएंगे, ध्यान से बनाना बेटा, ध्यान से बनाना बेटा, बताओ। आपने दोनों जवाब दिए, आपने कहा इस फॉर्म का कोई लेना देना नहीं, इस लिखी हुई वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, इंसान को रिलेट कर रहे हैं, हु चिपका दिया, है ना। यहां इस इंसान को हम रिलेट कर रहे हैं, आगे ये लिखा सब्जेक्ट, ये फाइन इसी वर्ब ये इसका ऑब्जेक्ट, तो डिफरेंट सब्जेक्ट वाली थ्योरी हो गई है, इसीलिए हमने हु लगा दिया, करेक्ट बेटा। हां जी बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई भाई, ओ भाइयों, यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई भाइयों, ठीक है भाई।
आज भी आप थोड़ी सी बात आगे हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ आप ले सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के अगले क्वेश्चन से मैं आपको बता देता हूं। मोनू स्कोल्डेड हिम वाज लिंक। कल्प्रिट्स अपराधी को कहा जाता है। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल बारीक क्वेश्चन होगा फंसाने के लिए, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ओके? भल्लाल, भल्ला, ओ भल्ला, भल्ला, एक सवाल का जवाब दो भल्ला। अब इन सभी क्वेश्चन पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना? पहले आप बनाओ। भल्ला, ओ भल्ला, जवाब नहीं दे रहे हो भल्ला। देखो बच्चों, सभी सवालों के जवाब बना रहे हो, ये बहुत खूबसूरत बात है। सवालों के जवाब बनाने से पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। जब भी हम किसी लिखे हुए वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जब भी हम किसी लिखे हुए वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, तो नन्हे मुन्ने भाइयों, रिलेटिव प्रोनाउन दो हिस्सों में बढ़ते हैं। एक जिसे हम कहते हैं डेफिनेट परिवार होता है और एक जिसे हम कहते हैं इंडेफिनेट परिवार होता है। आपको ये क्या लगेगा? डेफिनेट और इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? हमको बताओ सर, ध्यान से समझो। मैं अगर आपको कहूं, ध्यान से समझना, मैं अगर आपको कहूं गरिमा को बुलाओ जिसका बैग यहां रह गया है, आप किसको बुलाओगे? मैंने आपको कहा गरिमा को बुलाओ जिसका बैग यहां रह गया है, किसको बुलाओगे? आपको गरिमा को बुलाएंगे, तो उसका नाम हमें पता चल गया, डेफिनेट हो गया। अब मैं आपको ये कहता हूं उसे बुलाओ जिसका बैग यहां रह गया है, तो इस उसे का मतलब हमें पता ही नहीं चल रहा, ये है तो है कौन? ये लड़का है, लड़की है, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है, वी डोंट नो। तो बाबू डेफिनेट होने का मतलब हमें क्या समझ में आया? डेफिनेट होने का मतलब हमें समझ में आया जब हम किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले एंटीसीडेंट लिखा हुआ देखते हैं। और इंडेफिनेट का मतलब हमें क्या समझ में आया? जब हम किसी लिखे हुए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट लिखा हुआ नहीं देखते। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं भाई? ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने चाहे हम हु को लिखें, चाहे हुम को लिखें, या आगे जो हम पढ़ेंगे आपके साथ किसी की भी बात करें, इसे इंडेफिनेट बनाने के लिए या तो हम इसके साथ एवर को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ देते हैं? इसके साथ हम या तो एवर को जोड़ देते हैं या फिर हम इसके साथ जोड़ देते हैं क्या चीज? सो एवर को। यानी क्या बन जाता है? हुम एवर, या फिर बन जाता है क्या? हुम सो एवर, या फिर बन जाता है हु एवर, या फिर बन जाता है हु सो एवर। ठीक है जी, बात समझ गए? अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो फिर भैया हम इसे इंडेफिनेट करते हैं। किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, लिखे पहले वाक्य में एंटीसीडेंट है, आगे लिखी वर्ब है, इसलिए हमने चुपचाप उसे चिपका दिया। एंटीसीडेंट लिखा है, आई फील का कोई लेना देना नहीं, इसलिए वर्ब के लिए सब्जेक्ट हमें चुनना था, हमने चिपका दिया। ठीक है जी, वह उनको जानती है जो मुझे लगता है अपराधी थे। इस घर की बात हम कर रहे हैं, आई नो से कोई लेना देना नहीं, यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट हमें लिखा हुआ मिला, इसी के चक्कर में हमने हुम लगा दिया, क्योंकि यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा हुआ मिला है। ठीक है जी, सवाल नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 को हम ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें समझाता है कि कैसी खूबसूरत बात है भाई, हम कहेंगे सर यहाँ एंटीसीडेंट नाम की चीज नहीं है, यहाँ यूनो का कोई लेना देना नहीं, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट हमें चिपकाना है, हु हमने लिख दिया, एंटीसीडेंट ना होने की वजह से हमने इसके साथ एवर को भी चिपका दिया। ठीक है जी, इसके साथ हमने एवर को भी चिपका दिया। सेट हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। अगला सवाल क्या कहता है दोस्त? अगला सवाल हमें कहता है यहाँ एंटीसीडेंट नहीं है, आगे लिखा है कम्स टू यू, इस लिखी हुई वर्ब से पहले एंटीसीडेंट ना होने का मतलब क्या हुआ? इंडेफिनेट बना दिया। करेक्ट जी? हाँ जी दोस्तों, बात समझ में आ गई? थैंक यू थैंक यू सो मच, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बार तीनों क्वेश्चन आंसर सुना दो। सवाल को देखते हैं, एंटीसीडेंट यहाँ नहीं है, आगे डिफरेंट सब्जेक्ट ये नहीं है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट लिखा हुआ चाहिए हूएवर। अगला सवाल हमारे सामने है लाल किल, सर एंटीसीडेंट यहाँ पर नहीं है, नहीं है तो वर्ब के लिए हम लोगों को चाहिए हूएवर। ठीक है भाई? अब टू अपने आप में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के लिए हमें हुम लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास कोई एंटीसीडेंट नहीं है, इसलिए आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में हूएवर लिखा हुआ आपको देखने को मिलता है। ठीक है भाई? थैंक यू दोस्तों, मुझे लगा आज की पहली कहानी को अच्छे से आप पढ़ आएंगे, तभी से रिवाइज करके आएंगे। ठीक है? आज हम लोगों ने समझने का काम किया है खूबसूरत सी बातों को। ठीक है बेटा? तो यहाँ से आपने नोट्स लिखेंगे भाई। ठीक है? यहाँ से आप आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? और एक एक करके सारे पेजेस को ध्यान से लिखेंगे, दीज आर योर नोट्स। ठीक है? हर चीज को खूबसूरत तरीके से आपको तैयार करना है, लिखना है, पढ़ना है, मजे करने हैं भाई। ठीक है? और पेपर में रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर, ध्यान रखना है बच्चे। ओके? रिलेटिव प्रोनाउन के जो भी नियम है हम आप लोगों के साथ कल इसको कर देंगे। ठीक है भाई? ओके? साथ में कोई आराम से पढ़ना, तुम्हें साथ समझ नहीं आता तो ये कैसे समझ में आएगा? ये कैसे समझ में आएगा? तो सही सवाल है भाई। ठीक है जी? चलिए, ठीक है भाई, ये हो गए हमारे सामने सारे लगभग क्वेश्चन। ठीक है? बात इतना ही, थैंक यू सो मच। रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत सारी चीजें जब आप घर पर दोबारा से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, ठीक है।